आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा आपके साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में। रुक करेंगे आज की खास खबरों का। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्हें चुनावी हलफनामों को लेकर आयकर विभाग का नोटिस मिला है। पवार ने ये बातें कल पुणे में कही। पवार ने भाजपा सरकार के तहत केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के बारे में भी बात की और दावा किया कि उन्हें 2004, 2009 और 2014 में अपने चुनावी हलफनामों के संबंध में आयकर विभाग से नोटिस मिला। बाद में पवार ने ट्वीट करते हुए भी आईटी की तरफ से नोटिस की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मैं 2009 में लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा था। 2009 के बाद 2014 के राज्यसभा चुनाव के लिए खड़ा हुआ। यानी कि उन्होंने ट्वीट में ये साफ किया कि 2009 के बाद 2014 के राज्यसभा चुनाव के लिए वो खड़े हुए और अब 2020 के राज्यसभा चुनाव के हलफनामे को लेकर भी मुझे नोटिस जारी कर दिया गया है। सौभाग्य से मेरे पास उसकी सारी जानकारी क्रम में है। पवार ने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए लिखा कि ईडी और केंद्रीय एजेंसियों की मदद का इस्तेमाल आजकल हो रहा है और इसके नतीजे भी दिख रहे हैं। विधानसभा के कई सदस्यों का कहना है कि उन्हें जांच के नोटिस मिले हैं। ये नया तरीका शुरू हो गया है। हम 5 साल पहले ईडी का नाम तक नहीं जानते थे। आज गांव में भी लोग मजाक से कहते हैं कि तुम्हारे पीछे ईडी लगा होगा। अगली खबर सामने आई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में हुई राजनीतिक उठापटक के बाद गुरुवार शाम एकनाथ संभाजी शिंदे ने राज्य के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद संभाला। इस उठापटक को रोकने के लिए कांग्रेस आला कमान ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कमान सौंपी थी, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहे। अब उन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने गुरुवार को जबलपुर में कहा कि यह हैरानी की बात है कि कांग्रेस ने उस कमलनाथ को महाराष्ट्र की सरकार के लिए भेजा जो खुद अपनी सरकार नहीं बचा सका। बेचारे उद्धव, कांग्रेस के पास केवल एक नाथ है, बाकी कांग्रेस अनाथ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात गुरुवार को जबलपुर में कही। वो नगरीय निकाय चुनाव के चलते जबलपुर पहुंचे थे और रोड शो कर रहे थे। शाम करीब 6:15 बजे डुमना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनका रोड शो कांचघर चुंगी से शुरू हुआ और वो पूर्व विधानसभा होते हुए फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे। तकरीबन 23 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर शहर की 3 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। उन्होंने आम जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। तकरीबन 4 घंटे चले रोड शो का समापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा पूजन कर किया। आचार संहिता के नियमों का पालन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रात 10 बजे से पहले ही अपना रोड शो खत्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी कार से ग्वारी घाट तक का सफर तय किया और नर्मदा पूजन कर रोड शो का समापन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कमलनाथ को महापौर के चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है तो वो फिर आखिरकार जबलपुर आए ही क्यों थे। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि बीजेपी 16 नगरीय निकायों में अपनी जीत दर्ज करेगी। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे जिसने देश भर में एक सनसनी फैलाई हुई है। यानी कि जो नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी है, अब उस पर देश भर में, देश के हर कोने में विवाद छिड़ा है। दंगों जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के लिए नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नुपुर शर्मा की बयानबाजी की वजह से उदयपुर जैसा दुखद मामला सामने आया। वो एक पार्टी की प्रवक्ता है, इसका मतलब नहीं कि वो कुछ भी बोल सकती है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि हमने टीवी डिबेट को देखा है, उन्होंने भड़काने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो शर्मनाक है। उन्हें टीवी पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में आगे कहा कि नुपुर शर्मा के बयान ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है। आज जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार है।
कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिस ने जो कुछ किया उस पर हमारा मुंह मत खुलवाइए, उन्हें अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए। ये टिप्पणी उनके घमंडी रुख को दिखाता है। अगर वो किसी पार्टी की प्रवक्ता हैं तो उन्हें कुछ भी कहने का हक नहीं मिल जाएगा। कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा ने जिनके खिलाफ शिकायत की है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर नुपुर शर्मा को कुछ नहीं हुआ। दरअसल पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ये मांग की थी कि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में जितने भी केस दर्ज हैं उन सभी को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई हुई और इसमें नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, बिहार से लेकर पुणे तक कई मामले दर्ज हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने मामले में ये साफ किया, अपनी सुनवाई में ये साफ किया कि इसमें नुपुर शर्मा की गलती है और जो भी हालात आज देश में हो रहे हैं उसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है और उन्हें इसकी कड़ी निंदा है और उन्हें पूरे देश से टेलीविजन के सामने यानी कि देश के सामने आकर पूरे देश से माफी मांगनी होगी। अगली खबर का रुख करेंगे जो सामने आई है गोरखपुर से। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरक्ष पीठाधीश्वर कक्ष में अधिकारियों संग बैठक में हिदायत दी कि शहर में जल भराव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबे में मानसून ने दस्तक दे दी है, इसीलिए अधिकारियों कर्मचारियों को ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि आमजन को किसी तरह की दिक्कत ना होने पाए। सभी संबंधित विभाग मुस्तैदी से जहां समस्या हो समाधान के लिए तत्पर रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों संग गोरक्ष पीठाधीश्वर कक्ष में बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से बुधवार को मानसून की पहली बारिश पर प्रभावित क्षेत्रों के बारे में पूछताछ की। बैठक में जीडीए के सचिव उदय प्रताप सिंह ने जल निकासी को लेकर किए जा रहे निर्माण कार्यों का अपडेट दिया। कहा कि जीडीए क्षेत्र में जल भराव की समस्या नहीं है, कुछ स्थानों पर दिक्कत थी जहां समाधान करा दिया गया है। उधर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने सीएम को बताया कि थोड़ी देर में ही पानी निकाल दिया जाएगा। देवरिया रोड और देवरिया बाईपास रोड पर निर्मित नाले से जल निकासी सुगम हुई है। नगर निगम की ओर से मेडिकल रोड पर पंप लगाकर पानी निकाल दिया गया। कुछ स्थानों पर निर्माणाधीन नालों के बारे में भी जानकारी ली। रुक करेंगे अगली खबर की ओर जो सामने आई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक गतिरोध खत्म हो गए, लेकिन अभी भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी कड़ी में शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि मुझे सब पता है, पूरे देश को पता है कि राजनीतिक दबाव के चलते विरोधी पक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। मुझे समन आया है और मैं 12 बजे ईडी के सामने पेश होने जा रहा हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में शिव सैनिक आने वाले थे, लेकिन मैंने मना किया। उन्हें साथ ही प्रदेश में नई सरकार बनने पर संजय राउत ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि नई सरकार को बधाई है, नई सरकार आई है तो उसका स्वागत होता है। ये महाराष्ट्र की परंपरा है। एकनाथ शिंदे को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि महाराष्ट्र के हित के लिए वो काम करेंगे। इसके अलावा संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के राइट हैंड हैं। शिंदे को काफी अनुभव है, राज्य को आगे ले जाएंगे। वहीं देवेंद्र फडणवीस की नाराजगी के सवाल पर संजय राउत ने कहा कि जब तक मैं फडणवीस से बात नहीं करता, जब तक मैं नहीं बता पाऊंगा कि वो खुश हैं या नाराज। फडणवीस ने अपने पार्टी के आदेश का पालन किया है। बीजेपी में इससे पहले भी कई शिव सैनिक गए, लेकिन बीजेपी ने उनका स्वागत नहीं किया। मैं अभी नहीं मानूंगा कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बना है। अगली खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। मथुरा जिले में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में शुक्रवार को 9 वादों और करीब 15 प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होनी थी, लेकिन एक वकील की मौत के कारण अदालत में शोक अवकाश घोषित किया गया। इसके कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब कोर्ट 2 मामलों में 5 जुलाई और 7 केसों में 15 जुलाई को सुनवाई करेगा। आज एक साथ 9 वादों और करीब 15 प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होनी थी। श्री कृष्ण विराजमान और ठाकुर केशदेव के भक्त बनकर अदालत में याचिका दाखिल करने वाले वादी गण सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक साथ सामने होंगे। सभी वादों में श्री कृष्ण जन्मस्थल की 13.37 एकड़ जमीन के कब्जा हटाने की मांग की गई है। इस मामले में पिछले दिनों श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संतान के सचिव कपिल शर्मा ने भी प्रेस वार्ता के जरिए अपना पक्ष जाहिर किया।
कई मामले सिलसिलेवार मथुरा की अदालत में पहुंचने थे। न्यायालय ने सभी मामलों की सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की थी। जमीन से कब्जा हटवाने के लिए सबसे पहला वाद 25 सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर किया था, जिसमें यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, कमेटी एंड मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को प्रतिवादी बनाया गया था। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि है सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो आज से शुरू हो गए हैं, जिसके बाद देश भर में व्यापारियों ने आज से अपनी दुकानों पर प्लास्टिक थैलियों के बजाय कागज, जूट और कपड़े आदि के थैले और थैलियों से सामान देना शुरू कर दिया है। इसे लेकर व्यापारियों से शीर्ष संगठन कंडक्शन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स ने आज से देश भर में व्यापारियों को और उनके कर्मचारियों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के आदेशों के नियमों का पालन करने और सिंगल यूज प्लास्टिक को किसी भी स्थिति में उपयोग में न लेने को लेकर एक व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया, जो 31 जुलाई तक चलेगा। केट के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि इस अभियान में देश भर के 40,000 से ज्यादा व्यापारी संगठन जुटेंगे और अपने राज्य और शहरों में स्थित बाजारों में व्यापारियों के बीच इस अभियान को चलाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि केट ने जहां देश भर में व्यापारियों को सलाह दी है कि वो अपनी दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से बचे, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई निर्माता या सप्लायर उसको सिंगल यूज प्लास्टिक की पैकिंग में सामान देता है तो व्यापारी ऐसे सामान का बहिष्कार कर उस सामान को लेने से मना कर दे और ऐसी पैकिंग के बिना माल देने का आग्रह करे। उन्होंने देश भर में सभी बड़े और छोटे निर्माताओं और उत्पादकों से आग्रह किया है कि वो कोई भी सामान सिंगल यूज पैकिंग में व्यापारियों को ना दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हार के बाद अखिलेश यादव को अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करारा झटका लगा। फेडरेशन ऑफ नोएडा रजिस्ट्रार्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से कुछ महीने पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले बीते वर्ष 12 दिसंबर को उन्होंने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी, लेकिन सपा ने नोएडा विधानसभा सीट से उन्हें टिकट नहीं दिया। माना जा रहा है कि यही वजह है कि पार्टी से उनका कुछ ही समय से मोहभंग हो गया। उल्लेखनीय है कि फोंडरवा जिले की सबसे बड़ी आरडब्ल्यू संस्था है। इसमें 130 आरडब्ल्यूए सदस्य हैं। योगेंद्र शर्मा ने अखिलेश यादव को लिखे पत्र में इस्तीफे के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया। उन्होंने पत्र में लिखा कि विधानसभा चुनाव से पहले मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, लेकिन अब मैं अपने निजी कारणों से पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूं। रुक करेंगे अगली खबर का, जो जुड़ी है मॉनसून से। जी हां, दक्षिण पश्चिमी मॉनसून उत्तर भारत में राहत लेकर आया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में हुए वर्षों ने गर्मी से झुलस रहे लोगों को राहत दी है। झमाझम बारिश से कृषि कार्यों में जुटे किसानों के चेहरे भी उम्मीद से खिल उठे। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर 27 जून तक राष्ट्रीय राजधानी पहुंचता है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने गुरुवार या शुक्रवार को मॉनसून की पहली बारिश होने की संभावना जताई थी। दिल्ली में शुक्रवार यानी आज भी मॉनसून भी झमाझम बारिश रहेगी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। बता दें कि एक सप्ताह तक वर्षा होने रहने की संभावना जताई जा रही है। गर्मी से निजात मिलेगी और तापमान में भी कमी आएगी। मुंबई में आज सुबह भी झमाझम बारिश हो रही है। कई इलाकों में जल भराव की सूचना है। सायन बांद्रा लिंक रोड पर भारी बारिश के बाद पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक प्रभावित होने की सूचना मिली। कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बीएमसी ने सुबह 8 बजे के अपडेट में कहा कि शहर और उपनगरीय इलाकों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। दोपहर 1:45 बजे के आसपास 4.25 मीटर का हाई टाइड आने का आदेश भी जताया गया था। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की मजबूत स्थिति बने होने से पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक राज्य में मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी। 8 जिलों पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में व्यापक और भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब बात करेंगे कोविड अपडेट की। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों पर आज ब्रेक लगा है। कई दिनों से कोरोना के नए मामलों में तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज कल के मुकाबले नए केसों में कमी है। देश में पिछले 24 घंटों में 17,070 नए कोरोना मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान 14,413 लोगों ने कोरोना को मात दी। हालांकि 23 लोगों की इसके चलते मौत भी हुई। कोरोना में नए मामलों में हाल ही के दिनों में तेजी से चलते एक्टिव केस भी लगातार बढ़े हैं। बीते 24 घंटे के दौरान इसमें 2,614 मामलों की बढ़ोतरी देखी गई है। इसी के साथ अब कुल एक्टिव कोरोना केस 1,07,158 हो गए हैं। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी अब बढ़कर 3.40% पर आ गया है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 3.59% है। दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई। मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में कोविड वैक्सीन की 197.74 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद राज्य सरकार ने महावित्ता को निर्देश दिया है कि मेट्रो कार शेड मुंबई की आरे कॉलोनी में ही बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार ने आदेश देते हुए कहा कि आरे कॉलोनी में मेट्रो कार रोड शो बनाए जाने वाले मामले में महाराष्ट्र सरकार का पक्ष अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। बता दें कि उद्धव ठाकरे सरकार ने प्रोजेक्ट को इस जगह से ट्रांसफर करते हुए कांजूर मार्ग कर दिया था। वहीं साल 2019 के सितंबर महीने में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार मुंबई के आरे वन क्षेत्र में पेड़ों को काटने के लिए बाध्य है, क्योंकि विकास के लिए पेड़ों को काटना महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उद्यमी भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के एमएसएमई क्षेत्र के लिए कई योजनाओं की नई विशेषताओं का शुभारंभ किया। पीएम ने इस कार्यक्रम में एमएसएमई क्षेत्र के उत्कृष्ट लोगों को पुरस्कृत भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंच रहे हैं और इसको और बढ़ाने के लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के सामर्थ्य, इस सेक्टर की असीम संभावनाओं का ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है और नई नीतियां बना रही है। उन्होंने कहा कि अब रेहड़ी पटरी वालों को भी बिना गारंटी के लोन मिल रहा है। पीएम ने अपने संबोधन में बताया कि एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने पिछले 8 साल में इस क्षेत्र में बजट के 650% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। पीएम ने कहा कि हमारे लिए एमएसएमई का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। पीएम ने इस बीच कोरोना काल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब देश में 100 साल का सबसे भीषण संकट आया, तब भी हमारी सरकार ने अपने छोटे उद्यमों का साथ नहीं छोड़ा और उन्हें नई ताकत देने का काम किया। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत कोरोना काल में एमएसएमई क्षेत्र को 3.5 लाख करोड़ की मदद दी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। संगरूर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद सीएम भगवंत मान पहली बार दिल्ली पहुंचे। यहां उनकी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो रही है। इस मौके पर पंजाब के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहेंगे। संगरूर उपचुनाव परिणाम के लिहाज से ये मुलाकात काफी अहम है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पंजाब में आप उसे बरकरार नहीं रख सके। उसने उलट दिल्ली में आप से विधानसभा उपचुनाव जीत लिया। इसके अलावा जुलाई में ही मान सरकार ने कैबिनेट विस्तार करना है। अभी सीएम समेत 10 मंत्री हैं। मान सरकार 8 मंत्री और बना सकते हैं। इसको लेकर भी चर्चा होगी और इसमें करप्शन केस में बर्खास्त किए गए हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर विजय सिंगला का पद भी शामिल है। रुक करेंगे आखिरी खबर का, जो कि जुड़ी है पंजाब से।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी में विलय होने जा रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यानी पिछले साल अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाई थी। कैप्टन की उम्र 80 साल है और इतनी उम्र वालों को बीजेपी में टिकट नहीं दिया जाता। इसी वजह से कैप्टन अमरिंदर ने अलग पार्टी बनाई थी। गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातचीत हुई थी। पार्टी मर्ज करने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को नया ऑफर मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह का उपराष्ट्रपति के लिए नाम दिया जा सकता है। अगले हफ्ते अमरिंदर सिंह के सर्जरी कराकर लंदन से लौटने के बाद इस पर अंतिम मोहर लगाई जा सकती है। पिछले साल अमरिंदर सिंह की कांग्रेस छोड़ने के बाद कई कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य के मंत्री सुनील जाखड़ के साथ 4 अन्य नेता राजकुमार बेरका, सुंदर श्याम अरोड़ा, बलबीर सिंह सिद्धू और गुरप्रीत सिंह ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की थी। तो अब देखना होगा कि इस विलय के बाद अमरिंदर सिंह को क्या ऑफर बीजेपी दे सकती है और क्या सच में जो अफवाहें हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमरिंदर सिंह को उपराष्ट्रपति के लिए उनका नाम जो है वो सुझाव किया जा सकता है, ये अफवाह क्या सच साबित होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।